वेलकम टू ऑल एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है श्रेया। आज हम पढ़ेंगे बिहेवियरल अप्रोच या व्यवहार परक उपागम। एस्ट्रो एकेडमी के बारे में जानने के लिए वेबसाइट विजिट करिए। अपनी किसी भी क्वेरीज के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं और अपने आंसर राइटिंग पे अप्रोप्रिएट फीडबैक चाहते हैं तो आप हमें अपने लिखे हुए आंसर्स दिए हुए ईमेल या फिर व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप सोशल मीडिया अकाउंट पे सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल अप्रोच या फिर बिहेवियरलिज्म, व्यवहार परक उपागम या व्यवहारवादिता। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका उद्भव जो हुआ वो प्रत्यक्षवाद एवं मात्रात्मक क्रांति के विरोध स्वरूप 1960 में हुआ। उस टाइम में क्या था कि इंसान को रैशनल इकोनॉमिक मैन मानने का प्रचलन था और जो बिहेवियरलिस्ट्स हैं वो रैशनल इकोनॉमिक मैन का प्रबल विरोध करते हैं। इन्होंने प्रत्यक्षवादियों द्वारा जो भी विकसित मॉडल, सिद्धांत और व्याख्या थी जिनमें सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग था उसके प्रति असंतोष व्यक्त किया। उन्हें आर्थिक तर्क संगतता पर आधारित यथार्थता पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। भौगोलिक वास्तविकता और मानव का जो वातावरण होता है उसके मध्य संबंधों को व्यक्त करने के लिए ये सांख्यिकी तकनीकों और मात्रात्मक विधियों को अपर्याप्त मानते हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति जो है उसका पर्सनल फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करता है व्यक्ति के बिहेवियर को। कैसे? व्यक्ति जो है वो अपने पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है पहले, और जो पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है उससे व्यक्ति का व्यवहार बनता है और व्यक्ति अपने व्यवहारों के फलस्वरूप जो भी एक्शन लेता है उसके रिगार्डिंग वो अपने ही एनवायरनमेंट में फिर से चेंजेस करने लगता है। ये बात कही व्यवहारवादियों ने। और इसी तरह से भूगोल में व्यवहारवाद अथवा बिहेवियरल अप्रोच का उद्भव हुआ। पहल क्या हुआ कि इसके शुरुआत से भूगोल में सिद्धांत निरूपण की जो प्रक्रिया थी उसमें रुकावट आई। फिर भूगोल की जो पूर्वानुमान वाली क्षमताएं थी, जो प्रेडिक्टिव पावर थी, वो भी कमज़ोर बन गई। लेकिन जैसे कि क्रिस्टॉलर का केंद्र स्थल सिद्धांत है, सेंटर प्लेस थ्योरी है, तो उसमें जो गणितीय और सांख्यिकी निरूपण था वो लोगों को बोझिल लगने लगी थी और इन्हीं सब के चलते भूगोल के अंतर्गत व्यवहार परक उपागम की शुरुआत हुई। इसके पूर्व ये मान्यता थी कि मानव एक आर्थिक प्राणी है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, और सभी निर्णय और मानव के जो व्यवहार हैं वो लाभ के लिए या फिर लाभ के अनुरूप होते हैं। इस संकल्पना में ये आशंका हुई क्योंकि अगर मैन एक रैशनल इकोनॉमिक मैन है तो उसका बिहेवियर जो है वो ऑल टाइम वैसे ही होने चाहिए। लेकिन एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि अगर कोई बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि उस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो वहाँ पे बाढ़ का खतरा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने अधिवास जो हैं वो वहीं बनाते हैं। वो ये नहीं देखते कि बाढ़ यहाँ आएगी तो हमारा नुकसान होगा, मतलब ये भी देखते हैं लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और होती है। वो बस रैशनल होकर डिसीजन नहीं ले लेते हैं। तो व्यवहारवादी ये तर्क करते हैं कि यदि मात्रात्मक सिद्धांतों की ही बात करें तो लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं रहना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रहने में उन्हें बाढ़ के जल से तो हानि होगी लेकिन उन्हें कुछ और सुविधाएं मिल रही हैं जिससे अपने अधिवास वो वहाँ बनाने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। व्यवहार परक उपागम जो है वो समाज के स्थानिक संरचना व तंत्र, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको सांख्यिकीय विधियों एवं व्याख्या के स्थान पर
वो सांख्यिकी विधियों को नकार देते हैं। उसके स्थान पर क्या कहते हैं, व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तिगत निर्णयों को, कॉग्निटिव और सब्जेक्टिव डिसीजंस पर बल देता है व्यवहारवाद। एक ज्योग्राफर हुए वॉल्पर, उन्होंने ऑप्टिमल फार्मिंग की जगह सैटिस्फाइसर फार्मिंग की बात की। जब मैन इकोनॉमिक और रैशनल था तो वो ऑप्टिमल फार्मिंग पे ज़्यादा फोकस करता था, सर्वोत्तम या फेवरेबल कंडीशंस में फार्मिंग करने की। लेकिन वॉल्पर क्या कहते हैं, हमें सैटिस्फाइसर या संतोषजनक कृषि की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये सैटिस्फाइसर फार्मिंग जो है, उस शब्द का सबसे पहला प्रयोग साइमन ने किया था। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे व्यवहार परक उपागम के बेसिक बिलीफ्स के बारे में। तो पहला बिलीफ इनका है कि व्यक्तियों में वातावरणीय चित्र, इन्वायरमेंटल इमेजेस जो हैं वो उनके मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। व्यवहारवादी उपागम के जो सपोर्टर्स हैं वो मानते हैं कि पीपल हैव इन्वायरमेंटल इमेजेस। जो व्यक्ति है उसके दिमाग में इन्वायरमेंटल इमेजेस जन्म लेती है और शोधकर्ता जो हैं ऐसे चित्रों को, ऐसे इमेजेस को परिशुद्धता या एक्यूरेसी के साथ पहचान कर सकते हैं, ऐसा बिहेवियरल अप्रोच के सपोर्टर्स का मानना है। नेक्स्ट बात आती है कि ये जो वातावरणीय चित्र है, ये जो इन्वायरमेंटल इमेजेस हैं और जो मानव के निर्णय हैं, मानव के जो डिसीजंस हैं, वो वास्तविक व्यवहार में बहुत ही कनेक्टेड होते हैं। उनका जो संबंध है वो बहुत ही निकट का संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं कि समान प्रकृति के जो धरातल होते हैं, आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस लैंड सर्फेसेस होती हैं, उस पर बने जो नियामक मॉडल्स होते हैं, जो नॉर्मेटिक मॉडल्स होते हैं, उनके द्वारा दृश्य जगत की वास्तविकता का बोध जो है वो संभव नहीं है, ऐसा बिहेवियरलिज्म के सपोर्टर्स मानते हैं। और वो कहते हैं क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और वो सांस्कृतिक सोच के अधीन रहता है। वह स्वतंत्र क्रियाएं करने वाला एक निरंकुश जीव नहीं है, उसके कुछ सामाजिक दायरे होते हैं। वो कहते हैं कि स्थिर बने जो समान धरातल पर आधारित मॉडल होते हैं और मात्रात्मक व्यवहार जो होते हैं, जो कि मात्रात्मक क्रियाओं की वास्तविकता है, वो रियल जो वर्ड है या फिर रियलिटी जो है उसको स्पष्ट नहीं करता है। ये बिहेवियरल अप्रोच के बेसिक बिलीव्स थे। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे व्यवहारवादी उपागम के मुख्य उद्देश्यों के बारे में। सबसे पहला इनका उद्देश्य है कि मात्रात्मक सिद्धांतों के स्थान पर मानवतावादी मॉडल का विकास करना। दूसरी बात करते हैं व्यक्तिनिष्ठता की, सब्जेक्टिविटी की, सब्जेक्टिव बोध द्वारा पर्यावरण और व्यक्ति द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनके एक्सप्लेनेशन की। नेक्स्ट बात आती है कि वर्णनात्मक व्यवहार जो है और जो मानवीय निर्णय क्रिया है उस पर आधारित जो सामाजिक सिद्धांत हैं और जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल व्यक्तिनिष्ठता है उससे स्थानिक यथार्थता, स्पेशियल रियलिटी को प्रकट करना। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक एरिया की पूर्ण जनसंख्या जो होती है या फिर जो बड़े नमूने, बड़े सैंपल्स होते हैं, उनके स्थान पर छोटे नमूने या छोटे सैंपल्स का चयन करके सिद्धांत बनाना। नेक्स्ट बात करते हैं मानवीय क्रियाएं जो होती हैं, मानव जो व्यवहार होता है और प्राकृतिक वातावरण की जो संरचनाओं पर आधारित व्याख्या है, उसके स्थान पे व्यवहारवादी उपागम कहता है कि प्रक्रियात्मक व्याख्या, प्रोसेसुअल एक्सप्लेनेशन पर हमें बल देना चाहिए, हमें प्रक्रियात्मक व्याख्या की तरफ ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि मानव व्यवहार विषयक जो प्राथमिक सूचना है उसको हमें विकसित करना चाहिए, ना कि सेकेंडरी डेटा पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कि संसाधनों के जो उपयोग हैं, संसाधन उपयोग निर्णय प्रक्रिया जो है उसके संबंध में आंकड़ों का विकल्प तलाशना। नेक्स्ट बात आती है कि समस्या समाधान तथा सिद्धांत निरूपण के लिए इंटरडिसिप्लिनरी
उपागम का प्रयोग करना। तो ये हो गए व्यवहारवादी उपागम के उद्देश्य। अब हम बात करेंगे व्यवहार परक उपागम की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता क्या आती है कि व्यवहारवादी उपागम जो है वो आगमनात्मक प्रक्रिया इंडक्टिव प्रोसेस पर आधारित है। यह जो बिहेवियरल उपागम है, जो अप्रोच है, वो मनोवैज्ञानिक सोच है और मानव का उसके वातावरण के प्रति प्रत्यक्ष बने जो इमेजेस हैं उनका मूर्त बिंब जो है उसको स्पष्ट करता है। यह उपागम मानव की ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की कड़ी है जिसे मनुष्य अपने वातावरण अवबोध में धारण करता है। मानवतावादी दार्शनिक सोच के भौगोलिक आधार को अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो हम इस लाइन्स में समझ सकते हैं कि the behavioral geography recognize that man shapes as well as respond to his environment and that man and environment are dynamically interrelated, is viewed as a motivated social being whose decisions and actions are mediated by his cognition and spatial environment। अर्थात मानव अपने पर्यावरण को स्वरूप प्रदान करता है और साथ ही अपने वातावरण के प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्ड भी करता है और मानव और पर्यावरण में परस्पर गतिशील संबंध डायनेमिकली इंटर रिलेटेड हैं। ये दोनों गतिशील संबंध है। मानव एक मोटिवेटेड सोशल बीइंग है जिसकी क्रियाएं एवं जिसके निर्णय जो हैं वो परस्पर उसके स्थानिक पर्यावरण स्पेशियल एनवायरनमेंट के अवबोध कॉग्निशन से संचालित होते हैं। नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं कि पर्यावरण को व्यक्ति अपने बोध पर आधारित ही समझता है और निर्णय करता है। वास्तविक जगत के स्थान पर मानव व्यवहार जो है वो अनुभवित जगत परसीव्ड वर्ल्ड पर आधारित होता है। इस विषय में कोफका ने एक कहानी मध्ययुगीन की एक कहानी को एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि एक्चुअल और रियल एनवायरनमेंट जो होता है वो कैसे मानव मस्तिष्क की जो परसीव जो एक्शंस होती हैं उसके द्वारा संचालित होता है। कोफका एक कहानी बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है। एक शाम होती है, बहुत ही तूफ़ानी और बर्फीली यात्रा के बाद एक यात्री जो होता है वो एक सराय में पहुंचता है। जो सराय का मालिक होता है वो आश्चर्य से पूछता है कि किस ओर से आ रहे हो यहाँ तक। तो यात्री जो है वो इशारे से रास्ता दिखाता है कि हाँ देखिए इधर ही से आ रहा हूँ। इस पर सराय का जो मालिक है उसने बहुत ही भय और आश्चर्य से पूछा, तुम जानते हो कि तुम इस घोड़े पर एक महान झील कॉन्स्टेंस को पार करके यहाँ पे पहुँचे हो? ये बात सुनते ही जो यात्री था वो मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कहानी से ये बात समझ में आती है कि जो यात्री द्वारा समझा गया था वो जो पर्यावरण उसकी वास्तविक पर्यावरण से बिल्कुल विपरीत था, जिसे उसने एक बर्फीला मैदान समझा था, जबकि वास्तविकता में वो बर्फ से ढकी एक महान झील थी। अर्थात व्यक्ति की जो अनुक्रिया होती है, जो रिस्पॉन्स होता है, वो उसकी सूझबूझ पर आधारित होता है। यदि उसे ज्ञात होता, उस यात्री को ये पता होता कि सामने एक झील है, तो वो कभी भी उस पर से यात्रा करने का साहस नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो इतना साहसी होता तो वो कभी भी मूर्छित होके मृत्यु को नहीं प्राप्त करता। लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ, तो उसको झील को लेके डर था लेकिन बर्फीले मैदान को लेके डर नहीं था। और उसने रात के अंधेरे में यही सोचा कि ये एक बर्फीला मैदान है और ये सोच के उसने झील को पार कर लिया। और जब उसे ये पता चलता है कि उसने इतना बड़ा काम किया है, मतलब इतना साहसी काम किया है, तो वो डर जाता है और उस डर के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मानव का जो पर्यावरण है, मानव अपने पर्यावरण के प्रति एक रचयिता भी है
और उसके साथ ही एक स्वरचित प्राणी भी है। ये स्टेटमेंट है सर गोल्ड का, जो 1980 में ये स्टेटमेंट देते हैं। अगर इस कहानी के कनेक्शन में इस स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं कि यह बहुविषयक ज्ञान के दृष्टिकोण पर आधारित है। जो व्यवहार परक उपागम है वो बहुविषयक ज्ञान के दृष्टिकोण पर आधारित है, जो मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों, इतिहासज्ञों, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी फिलोसोफर्स हैं, जो भी हिस्टोरियंस हैं, जो भी सोशल साइंटिस्ट हैं, जो भी नृजाति वैज्ञानिक हैं, जो भी एथनिक साइंटिस्ट हैं, जो भी प्लानर्स हैं, जो भी थिंकर्स हैं, जो भी पैराडाइम्स और बहुत सारे थ्योरीज की सहायता लेता है इन सब के साथ साथ। लेकिन इसका स्वयं का व्यवहारिक भूगोल का कोई भी निजी सिद्धांत नहीं है और इसी के कारण क्या होता है, इसका पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। व्यवहार परक उपागम या फिर व्यवहारवादिता जो है उसका एक लंबा इतिहास है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए, इसमें बहुत सारे जोग्राफर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स का योगदान रहा है इसके विकास में। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो ये सोच जो है कांट के समय से ही प्रयोग में आता रहा है। 19वीं सदी के अंतिम दशक में एक फ्रेंच जोग्राफर हुए रेकलस ने इस तथ्य पर जोर दिया कि वातावरण के प्रति मानव व्यवहार जो है वो उदासीन नहीं रहता है। मानव भूगोल के विद्वान जो है अपने विषय का केंद्र ही मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी को मानते हैं। इस क्रम में एक नाम आता है अमेरिकन हिस्टोरिक जोग्राफर का, कार्ल ओ साउर का, जो कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की रचना में मानव का योग प्राकृतिक पर्यावरण के बदलाव व सदुपयोग में महत्वपूर्ण था। इसके बाद आते हैं राइट। इन्होंने 1947 में व्यवहारवादी उपागम पर मानव और प्राकृतिक पर्यावरण की अंतरक्रिया पर जोर दिया। जी कहते हैं कि जो भौगोलिक ज्ञान है, भौगोलिक ज्ञान के अध्ययन में यात्रा संबंधी साहित्य, पत्रिकाओं, अखबारों, उपन्यास, काव्य संग्रह, चित्रकला आदि सभी के योग को सम्मिलित किया जाता है, ऐसा सर राइट का मानना था। नेक्स्ट बात हम करना चाहेंगे के लेविन की, जिन्होंने 1951 में साइकोलॉजिकल स्पेस की व्याख्या की। सर लेविन मानते हैं कि साइकोलॉजिकल स्पेस जो है वो उन समस्त तथ्यों का योग है जो किसी निश्चित समय पर एक व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। लेविन के बाद ये व्यवहारिक पर्यावरण का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होता है। ये जो व्यवहारिक पर्यावरण है उससे क्या तात्पर्य है? व्यवहारिक पर्यावरण मानव द्वारा अनुभव की गई यथार्थता है। जो मानव अनुभव करता है जिस यथार्थता को, वही एटमॉस्फेयर जो है, वही जो एनवायरनमेंट है, उसी को नाम दिया गया व्यवहारिक पर्यावरण। नेक्स्ट हम बात करेंगे विलियम किर्क की। किर्क ने भूगोल में व्यवहारिक उपागम का प्रयोग 1963 में किया और व्यवहारिक पर्यावरण बिहेवियरल एनवायरनमेंट के महत्व पर भी जोर दिया। किर्क कहते हैं कि एक ही भौगोलिक पर्यावरण में निवास करने वाले लोगों में भिन्न भिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नृजातीय पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए स्थान और समय में एक समान सूचना का अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है। किर्क ने मानव को चैतन्य, तार्किक और सौदेश्य माना है, किंतु आर्थिक मानव से उनकी तुलना नहीं की। किर्क ने यह भी प्रतिपादित किया कि व्यवहारिक पर्यावरण वास्तविकता और सांस्कृतिक मूल की अंतरक्रिया का परिणाम होता है और कोई भी मानव क्रिया बाह्य पर्यावरण के साथ ही
मनोवैज्ञानिक तथ्यों से भी प्रभावित होती है। किर्क के बाद भूगोल में व्यवहारिक उपागम का प्रयोग बढ़ता गया और आज मानव भूगोल के अध्ययन का जो महत्वपूर्ण उपागम बन सका है, व्यवहार परक उपागम, वो किर्क की ही देन है। साउर, व्हाइट आदि अनेक विद्वानों का मत था कि व्यक्ति अपनी आदतों, अभिवृत्तियों और अनुभवों के अनुसार व्यवहार करते हैं। वे कोई क्रिया सदैव बहुत ही तर्कसंगत और विवेकपूर्ण ढंग से नहीं करते हैं। अगर हम बात करें कि सिंधु और गंगा का जो उपजाऊ मैदान है उसके बारे में, तो विभिन्न जातियों, धर्म और रीति रिवाजों के जानने वाले जो भी थे वहाँ पे, जो एक ही गांव में रहते हुए अपने क्षेत्र विशेष के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। कोई अपने खेतों में गन्ना उपजाता है, कोई मक्का, कोई चावल, गेहूँ, तो कोई सब्जियां उगाने में रुचि रखता है। तो बात आती है कि मानव मस्तिष्क में स्थान और समय के आधार पर अलग अलग प्रकार के इमेजेस बनते हैं। अतः मानव के निर्णय जो हैं उसके मस्तिष्क में बने मानचित्र, मैप, मेंटल मैप्स पे आधारित होते हैं। जैसा कि व्यवहारवादी भूगोल के मूलभूत विचार, उनके बेसिक बिलीफ्स में हमने देखा, उसी आधार पर बाउल्डिंग ने 1956 में एक मानव पर्यावरण संबंध का परंपरागत मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको हम देखेंगे कि वातावरण जो वातावरण है वो इमेज, ये प्रतिमा ना होके यहाँ पे इमेज आप समझिएगा, चित्र, वातावरण, चित्र या फिर इमेज और व्यवहार कैसे इंटर रिलेटेड हैं। बाउल्डिंग ने ये इंगित किया कि किसी विशेष समय अवधि के दौरान व्यक्ति जो है संसार के जो चित्र होते हैं उसके अपने मस्तिष्क में उतार लेता है और वे ही उसके व्यवहार में क्रिया अनुक्रिया, एक्शन रिएक्शन का आधार बनते हैं। वो समझाते हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो आधारित होता है मेंटल मैप से, उसके मस्तिष्क में बने जो चित्र हैं, मानचित्र हैं, उस पे आधारित होता है मानव का व्यवहार, और मानव अपने व्यवहार के द्वारा प्रभावित करता है वातावरण को, और फिर वही वातावरण से बनते हैं नए मेंटल मैप, और उन्हीं नए मेंटल मैप से फिर नया व्यवहार जन्म लेता है। और इस तरीके से तीनों कैसे इंटर रिलेटेड हैं, इनका रिलेशनशिप दिखाया बाउल्डिंग ने 1956 में। इनके अलावा पोर्टियस और सोनेनफील्ड और इनके साथ ही डाउन्स ने भी अपने अपने वर्गीकरण प्रस्तुत किए। अब हम देखेंगे डाउन्स का वर्गीकरण। डाउन्स ने जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो वातावरणीय अवबोध और व्यवहार को लेकर था। तो डाउन्स एक फ्रेम की बात करते हैं, एक फ्रेम जिसमें व्यक्तित्व, संस्कृति, रीति रिवाजों, विश्वासों, आस्थाओं के परिणाम स्वरूप वातावरण से जो फिल्टर्ड होकर सूचना मिलती है वो चित्र अंकित करती है मानव मस्तिष्क में, और उससे मानव लेता है निर्णय, और मानव के निर्णय जो होते हैं वो उसके हिसाब से व्यवहार करता है, और मानव के जो निर्णय है उससे जो वास्तविक जगत है वो भी प्रभावित होता है। तो सबसे पहली जो बात आती है वो बात आती है सूचना या इन्फॉर्मेशन की। जो भी मेंटल मैप्स बनते हैं, जो भी इन्वायरमेंटल इमेजेस बनती हैं, उससे जो मानव मस्तिष्क को इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, तो सबसे पहले क्या करता है, मस्तिष्क जो है पहले रिसीव करता है, फिर उसको फिल्टर करता है, और फिर वो बदल जाती है उसके वैल्यूज़ में, उसका वैल्यू सिस्टम जो है वो जनरेट होता है, और वो एक बात फिर आती है लौट कर, एक इमेज बनती है किसी भी तथ्य को लेकर, और वो इमेज जो होती है वो डिसाइड करता है कि मानव का निर्णय क्या होगा, और जो मानव का निर्णय होगा
उससे मानव का व्यवहार प्रभावित होगा और उससे डायरेक्ट प्रभावित होगा मानव का पर्यावरण। तो हम क्या देखते हैं, इसी पर्यावरण के द्वारा फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इमेजेस बनेंगे, फिर नेक्स्ट मेंटल मैप्स बनेंगे। अब हम बात करेंगे व्यवहार परक उपागम या बिहेवियरल अप्रोच की आलोचना के बारे में। तो सबसे पहली इनकी आलोचना आती है कि अनुभविक संश्लेषण विधि में अविश्वास। जबकि मानव अनुभवों का स्वामी ना होकर क्या होता है कि वो अपनी स्वेच्छा और अपनी आदतों और उसकी जो भी रीति रिवाज होते हैं, उसकी जो भी रूढ़ियाँ होती हैं, उन सब में बंध कर व्यवहार करता है। इसके व्यवहार का कोई ठोस सैद्धांतिक या फिर संगठित और व्यवस्थित आधार नहीं होता है। इनकी नेक्स्ट आलोचना इस बात को लेकर हुई कि ये मानव कृति मूलक एंथ्रोपोमॉर्फिक नहीं है, ये पशुओं के मनोभावों से अधिक जुड़े हुए हैं और स्पेसिफिक रूप में इनको चूहे के मनोभावों से जोड़कर इनकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट बात आती है कि मानव पर्यावरण के बारे में स्वरचित चित्रों और यथार्थ जगत में भेद नहीं करता है। जो व्यवहारवादी उपागम है वो इमेज और बिहेवियर में कहाँ तक रिलेशन है, इस बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा शोध नहीं करता है, इसलिए इसके बारे में भी व्यवहार परक उपागम की आलोचना होती है। नेक्स्ट आलोचना इनकी इस बात पे होती है कि वातावरण जो होता है उसके प्रति व्यवहारवादी सोच क्या है, एकांगी या नॉन डायमेंशनल। मानव का स्वतंत्र व्यवहार वातावरण के अन्य पक्षों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि के प्रत्यक्ष प्रभावों की अवहेलना करता है और इसकी व्यवहारिक एवं यथार्थ स्थिति के बीच एक जो गैप होता है उसको शो करता है और इस गैप को लेकर ही व्यवहार परक उपागम की आलोचना होती है कि मानव का जो स्वतंत्र व्यवहार है वो स्वतंत्र कतई नहीं है, वो डिपेंड करता है कुछ कुछ चीज़ों पे। तो इनकी जो सोच है नॉन डायमेंशनल वाली, इसको लेकर इनकी आलोचना होती है। नेक्स्ट आलोचना की बात हम करते हैं कि व्यवहारवादी नियोजन में मानव भागीदारी नहीं कर पाता। ये जो व्यवहार परक उपागम है, इन्होंने जो प्लानिंग के कॉन्सेप्ट बताएं उसमें जो मानव की भागीदारी है वो बहुत हद तक सुनिश्चित नहीं है और इस बात को लेकर इनकी आलोचना होती है। नेक्स्ट आलोचना पे हम आते हैं कि व्यवहारवादी जो है सूक्ष्म नमूनों पर, जो छोटे सैंपल्स हैं उन पर आधारित सामान्य अनुभवों की सार्थकता और भावी विकास की धारा के साथ समन्वित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण नीति निर्णयों में यह विचार अक्षम या असक्त साबित होते हैं। और सबसे बड़ी इनकी आलोचना है रेडिकल ज्योग्राफी के ही जैसी कि इनमें निजी सिद्धांतों का अभाव पाया जाता है। ये दूसरे सब्जेक्ट्स के सिद्धांतों से रिलेट करके अपने उपागम की व्याख्या करते हैं, लेकिन अपना खुद का कोई सिद्धांत डेवलप नहीं करते, जिससे कि इनके उपागम की आगे चल के विकास में भी प्रॉब्लम्स आएंगी और इस बात को लेकर भी इनकी आलोचना हुई। तो जैसा कि पहले से ये प्लान था कि हम एक क्वेश्चन देंगे और आप उसका आंसर लिख के दीजिए, और जैसा कि आपकी जो भी राइटिंग में कमी होगी वो हम आपको बताएंगे, फीडबैक देंगे और आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो उस क्रम में आज से हम क्वेश्चंस की शुरुआत भी कर रहे हैं। तो आज क्वेश्चन देख लीजिए कि मानव भूगोल के अध्ययन में व्यवहार परक उपागम की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख करके या तो ईमेल कर सकते हैं H2 Academy के ईमेल आईडी पर, या फिर जो H2 Academy का दिया गया नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं पिक्चर क्लिक करके या फिर PDF फॉर्म में। इसके अलावा जो बाकी सोशल मीडिया लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, आप वहाँ भी सेंड कर सकते हैं। पेज पे, फेसबुक पेज पे भी सेंड कर सकते हैं, जहाँ भी आपको सुटेबल लगे। तो ये था आज का टॉपिक, बिहेवियरल अप्रोच या फिर व्यवहार परक उपागम। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी सारी बातें, और ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें H2 Academy को और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।